तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एकमात्र गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल हो जाएगा यहाँ पे, गवर्नर जनरल, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में स्थित है। देखो गवर्नर जनरल आता है तो आपको पता है कि एक बंगाल का भी गवर्नर जनरल होता था एक टाइम में, और फिर 1833 के एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना है कि भाई ये कौन सा गवर्नर जनरल है, बंगाल वाला या फिर भारत वाला। एकमात्र यहाँ पे आप ऐड कर लोगे, एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल, एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में स्थित है। कौन था ये? तो ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। वैसे देखो इसकी डेथ भी यही हुई थी और इसका समाधि था कहाँ? तो यूपी में, ठीक है, कहाँ पे? तो यूपी में, यूपी के गाजीपुर जिले में है, गाजीपुर जिले में, ठीक है। चूंकि समाधि यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि डेथ भी कहाँ हुआ होगा, यहीं हुआ होगा। बहुत बड़ा काम किया था, बहुत यहाँ पे काम बहुत अच्छा किया था, इसलिए लोग इसको याद भी रखता है। वैसे आप एक चीज़ और याद रखना कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और एक नाम आप और याद रखोगे लॉर्ड मेयो, ठीक है, मेयो। ये दोनों का भी जो डेथ था कहाँ हुआ था? तो अपने भारत में ही हुआ था। लॉर्ड मेयो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में पहली जनगणना कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो करवाया था। कब करवाया था? तो 1872 में। कब करवाया था? 1872 में। अब यहाँ पे कॉर्नवालिस नाम आया है तो हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। कौन था ये? तो ये था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। आगे देखना 1793 में, ठीक है, 1793 में ये क्या लाया? कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड। क्या था ये कोड? तो इस कोड के माध्यम से शक्तियों का विभाजन हुआ था, शक्तियों का पृथक्करण हुआ था। क्या था ये? तो शक्तियों का विभाजन, इसके तहत क्या किया गया? तो भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। साथ ही इसी ने पहली बार प्रत्येक जिले में थाने की स्थापना भी करवाई, थाने की स्थापना। और इस थाने का इंचार्ज किसको बनाया? इस थाने का इंचार्ज किसको बनाया? तो थाने का इंचार्ज बनाया दरोगा को। तो आप कह सकते हो कि भारत में पहली बार दरोगा का पद कौन लाया? तो ये लाया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कॉर्नवालिस को, ठीक है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कौन कौन, ये कहाँ कहाँ लागू किया? तो लागू किया आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक वाले रीजन में क्या लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या था अस्थाई बंदोबस्त? तो अस्थाई बंदोबस्त आपका टैक्स कलेक्शन का एक प्रक्रिया था, टैक्स कलेक्शन का एक प्रक्रिया था। इसके तहत क्या होता था कि 10/11 भाग टैक्स का कौन रखता था? तो कंपनी रखता था, ठीक है। 1/11 भाग कौन रखता था? तो 1/11 भाग कौन रखता था? तो ये रखता था आपका जमींदार। समझ रहे हो? मतलब 11 रुपया अगर आया टैक्स पूरा तो 10 रुपया कौन रखेगा? कंपनी। और अगर 11 रुपया आया तो 10 रुपया कंपनी को दोगे, जाहिर सी बात है कि मेरे पास कितना बचेगा? 1 रुपया। तो 1 कौन रखता था? जमींदार। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट दिया था, कहाँ पे लिख दें? जॉन सोड, ठीक है। कौन? जॉन सोड। आप याद रखोगे कि अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? जॉन सोड। जैसे जो सहायक संधि होता है उसका कॉन्सेप्ट कौन दिया? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। लेकिन यूज कौन किया? तो ये आपका वेलेज़ली यूज किया, ठीक है। चलो आप इतना यहाँ पे याद रखोगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अलावा 2 और यहाँ मरा था, लेकिन वो सब कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड मेयो, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, इनमें से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था? इनमें से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था? मैक्सिमम को याद होगा विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगा सकते ना, दो कैसे लगाएंगे? चलिए यहाँ पे हम लोग फुल कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विलियम हॉकिंस, बी में दिया हुआ है कैप्टन मिडल्टन, जिसको कहीं कहीं जॉन मिडल्टन भी लिखा हुआ मिलेगा।
सर टॉमस रो। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। चलिए आते हैं विलियम हॉकिंस के बारे में। विलियम हॉकिंस जो था 1608 में कहाँ आया, तो ये आया आपका सूरत, ठीक है, लेकिन मुगल शासक आपका आगरा में उस समय बैठ रहे थे। 1609 में ये पहुंचा आगरा, आगरा आया और किससे मिला, आगरा आया और जहांगीर से मिला, जहांगीर से मिला। आप याद रखिएगा, जैसे अभी के टाइम में होता है ना लेटर वगैरह भेजा जाता है, अब तो खैर मोबाइल का टाइम हो गया तो ईमेल वगैरह भेज दिया जाता है, तो उस समय लेटर लिख के आता था, कुछ बड़ा बड़ा ढड्ढा टाइप का लेकर के आता था। तो वो जो लेटर आया था ना वो अकबर के नाम का लेकर के आया था, क्योंकि जब वो उस समय वहाँ से चला था उस समय अकबर था भारत में शासक। और आप याद रखना कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर के 1627 तक है। 1605 मतलब 1608 में जब वो 1605 में वहाँ से निकला उस समय अकबर ही शासक था, लेकिन उसके निकलने के बाद अकबर की यहाँ पे डेथ हो गई और ये आया कब भारत 1608 में, ठीक है। तो इसी कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसके नाम का लेटर लेके आया था, जहांगीर के नाम का, तो कितने को लगे कि जहांगीर के पास आया तो जहांगीर के नाम का लेके आएगा, नहीं अकबर के नाम का लेके आया। अब आ जाओ यहाँ पे जहांगीर से आकर मिला। दूसरी बात आप एक चीज़ और याद रखोगे कि मुगल काल जो था, मुगल प्रशासन जो था, इसकी राजकीय भाषा क्या थी, राजकीय भाषा तो ये थी आपकी फारसी, ठीक है, फारसी। अब आप देखो कि एक अंग्रेज आदमी आ करके जहांगीर से किस लैंग्वेज में बात किया, फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। इसने फारसी में जहांगीर से बात की, फारसी में जहांगीर से बात की और जहांगीर इतना इम्प्रेस हुआ कि इसको नाम क्या दिया, इंग्लिश खाका। इंग्लिश खां का नाम किसको दिया गया, तो विलियम हॉकिंस को, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। लेकिन ये उपाधि लेने थोड़ी आया था, ये तो परमिशन लेने आया था, अनुमति लेने आया था कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में हम अपना व्यापार कर सकें। अंग्रेज जहांगीर तो इतना खुश हो रखा था, बोला कि भाई तुम सब ले लो, ठीक है। व्यापार का भी अनुमति दे दिया था, व्यापार का अनुमति दे दिया था, लेकिन और आ गया लेकिन, तो जहांगीर डर गया कि अब लेकिन आया मतलब कुछ नेगेटिव सेंस देगा, दिया भी। देखो उसके बाद फिर क्या हुआ, इस समय ना भारत में पुर्तगाली जो था ये व्यापार में पिक पे पहुंचा हुआ था। कौन, पुर्तगाली, पुर्तगाली, ठीक है। और अच्छा खासा टैक्स भी दे रहा था, किसको, जहांगीर को। तो जहांगीर सोचा कि कहाँ हम अंग्रेज को अनुमति दे दें और पुर्तगाली फिर हमसे भी भिड़ेगा, इससे भी बढ़ेगा और हमारे देश में क्या होगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। जो छोड़ो हटाओ, इसको साइड करते हैं, अपना ये भली भांति व्यापार कर रहा है, हमको टैक्स दे ही रहा है। उसके बाद फिर क्या किया, व्यापार का अनुमति देते देते क्या किया, मना कर दिया, क्या किया, मना कर दिया। उसके बाद फिर आ जाओ, फिर चला गया बेचारा, क्या लेके चला गया, तो अपना उपाधि लेके चल गया। उसके बाद फिर आया आपका कैप्टन मिडल्टन, ठीक है। कौन आया, कैप्टन मिडल्टन, देखिएगा यहाँ पे कैप्टन मिडल्टन, यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है। ये आया, ये कब आया, तो 1611 में, 1611 में आया और इस समय एक युद्ध हुआ, बॉम्बे का युद्ध, बॉम्बे का युद्ध। एक और युद्ध हुआ 1612 में, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, सुआली का युद्ध, सुआली का युद्ध, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों को पता है कि जहांगीर तो हमको व्यापार की अनुमति देने के लिए तैयार था, नहीं दिया, उसका एकमात्र कारण कौन था, तो ये पुर्तगाली था। भारत में बहुत सारी कंपनियां आए हुए थे, PDEDFS, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्पेनिश। उसको पता था कि हमको जहांगीर से नहीं पुर्तगालियों से जीतना होगा और वो चीज़ किया। यहाँ पर आकर वो किसको हराया, तो पुर्तगाली को हराया और खुद जीत गया। तो अब जहांगीर देखा कि हाँ भाई अंग्रेज में ज़्यादा पावर है पुर्तगाली से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1612 में ये अपना कारखाना लगाने में क्या हुआ, तो सक्षम हो पाया और यहाँ पे क्या हुआ कि अनुमति क्या किया, ले लिया, अनुमति मिल गई, ठीक है। तीसरा नाम सर टॉमस रो, इसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, सर टॉमस रो। ये भारत कब आया, तो 1615 में। किसका राजदूत था, इसके राजदूत के बारे में पूछ लेता है, तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये भी आया तो कोई ना कोई काम तो किया होगा, तो ये क्या काम लिया, देखो ये जो था आपका, कौन था, मिडल्टन, है ना। ये मिडल्टन भाई साहब ये क्या किया, ये एक दो जगह अपना कारखाना खुलवा पाया और ये जो आपका टॉमस रो था ये किस चीज़ में कामयाब हो गया, तो जितना भी मुगल साम्राज्य था, मान लो कि ये पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य है, तो इस पूरे मुगल साम्राज्य में कारखाना लगवाने का अनुमति किसको मिल गया, तो ये मिल गया आपका सर टॉमस रो को, मतलब अंग्रेज कंपनी को। यहाँ से आप बहुत सारा फैक्ट देख लिए, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीनों का तीनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा
संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितना भी टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है? तो वो सारा का जाता है आपका संचित निधि में। कहाँ जाता है? संचित निधि में। और जितने भी संवैधानिक पद है उसको सैलरी दिया जाता है, वो भी संचित निधि से ही दिया जाता है। एक हुआ संचित निधि और एक होता है आपका आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कभी कभी सीधा ये सबका आर्टिकल पूछ लेता है। तो जो संचित निधि है इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? तो ये है आपका 266 में और इसका है 267 में। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर आपको इससे पैसा निकालना है तो किसका अनुमोदन, मतलब किसके स्वीकृति से निकालोगे? तो ये निकालोगे भाई आप ऑप्शन नंबर सी, संसद की स्वीकृति से। संसद का चर्चा किस आर्टिकल में है? तो संसद का चर्चा है आपका 79 नंबर के आर्टिकल में। लेकिन ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है? ये जो लाइन क्वेश्चन है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, ये पूरा का पूरा लाइन कहाँ लिखा हुआ है? तो ये पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है आर्टिकल 114 में कि धन निकालना है तो किसके वजह से, किससे निकल सकता है? तो ये हो जाएगा आपका संसद। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जबकि आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति का। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका होती है? अब ये तो पता होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये जो कोशिका होता है इसका जो साइज होता है कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, किस फाइलम में आता है? तो मोनेरा जगत में आता है, मोनेरा जगत में। ठीक है, माइकोप्लाज्म एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया ही है ना। चलो अगर बात करें बैक्टीरिया के बारे में तो हम लोग जानते हैं इसका खोज कौन किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, चलो आप इतना याद रखोगे। जैसे अगर हम लोग और देखें तो अमीबा, अमीबा क्या है? तो ये आपका यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ये जो आपका जीव है, मतलब इसके पास एक ही सेल है, बेचारा एक ही सेल से सब काम करता है। हम लोग के पास करोड़ों अरबों खरबों सेल है। ठीक है, वहाँ पे आइएगा। देखो अगर आपसे पूछते हैं कि ब्लड में सबसे छोटा सेल कौन सा है? ब्लड में सबसे छोटा या सबसे बड़ा, कुछ भी पूछे आपसे, तो ब्लड में सबसे छोटा है आपका RBC और सबसे बड़ा है तो बड़ा है आपका WBC। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है? बहुत गलत टाइप किया हुआ है। इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो हम लोग जानते हैं डॉल्फिन हुआ, व्हेल हुआ, चमगादड़ हुआ, तीनों क्या है? तो तीनों एक प्रकार का मैमल्स ही है, मैमल्स है। मैमल्स किसको कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, जैसे मैन भी, ह्यूमन भी इसी में आ जाएगा ना, चमगादड़ वगैरह भी आएगा। बच्चा आपका ऑक्टोपस नहीं, ये मैमल्स नहीं है। ये किस में आता है? तो ये आपका मोलस्का संघ में आता है। किस में आता है? तो ये आता है आपका मोलस्का संघ में। ठीक है, ये अकशेरुकी होता है, अकशेरुकी। अकशेरुकी मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हम लोग में होती है ना। चलो और क्या देख सकते हैं? तो इसके पास 9 दिमाग होता है, 9 दिमाग। सोचो आदमी एक दिमाग से क्या क्या कर लेता है, इसके पास 9 दिमाग होता है। ठीक है, हर्ट में, ठीक है, इसके कितने हर्ट होते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बताए थे आज वाले क्लास में। चलो आगे देखिएगा। अगर बात करें तो इसे डेविल फिश भी कहा जाता है, डेविल फिश। ठीक है, इसके 8 भुजा होते हैं, इसको अष्टभुज भी कहा जाता है, अष्टभुज। ठीक है, इसका 9 दिमाग होता है, डेविल फिश कहते हैं, अकशेरुकी होता है, मोलस्का संघ में होता है, इसे अष्टभुज कहते हैं, 8 भुजा होते हैं इसके। ठीक है, चलो यहाँ पे आप इतना याद रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। चलो आ जाओ आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का वह देश जिसके झंडे पर उनके देश का मानचित्र है। आप याद रखोगे विश्व में मात्र 2 देश ऐसा है जिसके झंडे पे क्या है? तो उसका मानचित्र बना हुआ है। ये क्या हो जाएगा? साइप्रस और कोसोवो। साइप्रस और कोसोवो। साइप्रस जो है आपका भूमध्य सागर के रीजन में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित देश है, भूमध्य सागर में स्थित। और ये जो आपका कोसोवो है ये है आपका बाल्टिक क्षेत्र में, बाल्टिक क्षेत्र में स्थित देश है, स्थित देश।
देख लो थोड़ा सा, इसका झंडा भी देख लो कैसा है, देखिएगा यहाँ पे। अब ये रहा आपका साइप्रस का और ये कोसोवा का रहा। ये देखो इसका क्या है, तो इसका मैप है यहाँ पर। अगर बात करें साइप्रस के बारे में तो देखिएगा इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, निकोशिया, निकोशिया, ठीक है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया। जबकि अगर आपसे पूछता है कोसोवा, कोसोवा की राजधानी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रिस्टिना, प्रिस्टिना, ठीक है। चलो और भी हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप एक देश का नाम बताओ, अपना पड़ोसी ही है जिसका झंडा ना, जैसे आप मैक्सिमम का झंडा देखोगे ना तो वो रेक्टेंगल शेप में रहेगा। अपना भारत का देखो, किसी का भी देखो, एक ऐसा देश का नाम बताओ, एक ऐसा देश का नाम बताओ जिसका जो झंडा है, झंडा में 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज शेप का बना हुआ है, 2 त्रिभुज शेप का। तो ये है आपका नेपाल का झंडा, ठीक है। नेपाल का झंडा में आपका 2 त्रिकोण इस टाइप का बना हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है, 2 त्रिभुज टाइप का बना हुआ है। जैसे इटली का झंडा, इटली का जो झंडा है ये अपने भारत के जैसा ही कलर है इसमें, ठीक है। इस टाइप से अगर झंडा है तो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे क्या है, रेड है, चक्र नहीं है बस, ठीक है, ऐसे है। जैसे बात करें भारत के झंडे के बारे में तो भारत के झंडे को क्या कहा जाता है, तिरंगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 कलर है, ठीक है। इसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। विदेश में पहली बार कब फहराया गया, तो 1907 में। कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। किसके द्वारा, तो मैडम भीका जी कामा, मैडम भीका जी कामा। हमारा जो झंडा है उसका डिजाइन कौन तैयार किया, तो पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, कहीं कहीं पिंगली लिखा होता है, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है, तो 3:2, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, कितने होते हैं तो पता होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितने अंग होते हैं, 6। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसका पहला सदन कौन सा होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसमें अभी टोटल कितने देश है, तो 193। कितने देश है, 193। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। एक होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें होता है 15, लेकिन हम याद रखेंगे 10 + 5, 10 होता है आपका अस्थायी और 5 होता है आपका अस्थायी, ठीक है। एक होता है संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यहाँ पे आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका द हेग में, ठीक है। कितना कहाँ है, द हेग में। उसके बाद देखिएगा कि इसके जो जज होते हैं, इसके जो जज होते हैं इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो 9 सालों के लिए, ठीक है। और कितने जज होते हैं, तो जज होते हैं आपके, कितने जज होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 15 जज। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो 1 + 33, और इसमें होते हैं एक बार में 15 जज, और इनका कार्यकाल होता है, इनका टेन्योर होता है 9 साल का। और एक होता है आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, कितना हो गया, तो 6 हो गया ना, आप याद रखना यहाँ पे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, अभी भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, तो अभी हैं 6। मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग चुनाव आयोग। कितने लोग को हम देखें क्लास में कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है चुनाव आयोग अलग है, निर्वाचन आयोग अलग है। स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मतदाता दिवस। कब से मनाया जा रहा है, 1950 से क्या, नहीं 2011 से। इसमें कितने मेंबर हैं अभी, या अध्यक्ष आप कह सकते हो, तो एक होते हैं मुख्य, ठीक है, एक होते हैं मुख्य और 2 होते हैं अन्य। मुख्य कौन है, तो मुख्य हैं आपके राजीव कुमार, कितने नंबर के, तो ये हैं आपके 25वें नंबर के। एक है आपके अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र करके, और एक है आपके अरुण कुमार गोयल, अरुण कुमार गोयल। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि पहले 1989 में बनाया गया था 3 सदस्यीय, कुछ दिनों के लिए फिर 1 सदस्यीय बनाया गया, और फिर 1993 में 3 सदस्यीय वापस कर दिया गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब ये देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी जो 6 पार्टी का नाम बताए, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पता नहीं बेचारा का क्या होगा अगली बार, और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये सारा क्या है, तो ये आपका
नेशनल पार्टी है, कितना है 6, और आम आदमी पार्टी को रिसेंटली दर्जा मिला है, ठीक है, केजरीवाल वाला। नेक्स्ट आइएगा, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? योजना अवकाश किसके द्वारा लाया जाता था? योजना आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। इसको खत्म कब कर दिया गया? खत्म किया गया आपका मार्च में, नहीं सॉरी मार्च नहीं होगा, अगस्त में, ठीक है, कब? अगस्त 2014 में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसके जगह पे क्या लाया गया? तो नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। और ये कब लाया गया? तो ये लाया गया आपका 2015 में, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। इसका उपाध्यक्ष कौन है? अभी देखो, तो पीएम है तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलो, उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष यहाँ पे सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसके सीईओ कौन है? सीईओ, इनका भी हाल ही नियुक्ति हुआ है, BBR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। चलो, अब ये तो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट। यहाँ पे आ जाओ, अब योजना अवकाश मतलब होता क्या था ना कि 5-5 सालों के लिए एक योजना आता था, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते थे। अब यहाँ पे देखो 62 से 65, 66, 69, इनमें से कौन से ईयर के बीच में योजना, पंचवर्षीय योजना नहीं आया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69 के बीच नहीं आया था पंचवर्षीय योजना। एक एक साल का 3 बार योजना आया था, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप याद रखोगे। इसको क्या कहेंगे? योजना अवकाश। चलो आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। और जैसे देख लो, पहली योजना था 51 से 56, फिर 56 से 61 और 61 से 66। बीच में क्या आ गया? योजना अवकाश 66 से 69 के बाद। उसके बाद फिर देखो तीसरा यहाँ पे था, यहाँ पे चौथा आया। और ये कब से कब तक था? तो 69 से 74 के बीच। कभी कभी रोलिंग प्लान पूछ लेता है, तो रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच। हम लोग जानते हैं 1978 में पहली बार किसका सरकार बना था? तो जनता पार्टी का, जनता पार्टी का। और कौन बन के आए थे? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और इन्हीं के द्वारा क्या चलाया गया था? तो रोलिंग प्लान चलाया गया था 2 सालों के लिए, 78 से लेकर के आपका 80 तक का। उसके बाद फिर वापस से छठी योजना के टाइम में फिर कौन आ गई थी? इंदिरा गांधी, जो किसकी थी? कांग्रेस की। हम लोग जानते हैं ना, इंदिरा गांधी कब से कब तक रही थी? 66 से 77, फिर 78 से 80। 1978 से लेकर के 80 के बीच कौन रहा? तो मोरारजी देसाई। और फिर 80 से 1984 तक फिर कौन आ गई? तो फिर आ गई थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी देखो 80 है ना, 80 से 85 के बीच फिर क्या चला? तो छठी योजना, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या ही लिखा है देखो, भद्रा यहाँ पे होगा, भद्रा। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ई में आइएगा, कर्नाटक। कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में। बात करें कर्नाटक का, तो देखिएगा यहाँ पे नागरहोल है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका एक हो गया भद्रा। ये सारा कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका साउथ बटन, साउथ बटन, साउथ बटन, ठीक है। ये है आपका सबसे छोटा। और ये है कहाँ? तो ये है आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। चलो, ये तो सबसे छोटा हो गया और दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे बात करते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं 2019 में जो विभाजन हुआ उसके बाद ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका लद्दाख वाले रीजन में, जो क्या है? तो यूटी है। आप याद रखोगे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? हेमिस वाला, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो साउथ बटन वाला, ठीक है। साउथ बटन नाम है पूरा, साउथ बटन, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कर्नाटका। राजधानी बेंगलुरु, जहाँ इसरो का मुख्यालय है, जहाँ भी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे।
10 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही डेली मज़ेदार अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए।